ठीक है। हम लोग आज जो स्टडी करने जाएंगे वो एविडेंसेस को पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ मैन, ठीक है, ह्यूमन के एवोल्यूशन को। और इसके बारे में आज का क्लास हम लोग का इसी पर डिपेंड कर रहा है और समझने की कोशिश करेंगे कौन कौन से एविडेंस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि कैसे ह्यूमन इवॉल्व हुआ है, कैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं नेचर में। क्लियर। यहाँ हम बात कर रहे हैं द आइडिया ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इज प्रोबेबली स्टार्टेड विथ चार्ल्स डार्विन। ये देखिए बेटा, ये जो आइडिया है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन का, उसको स्टार्ट करने वाला, शुरू करने वाला जो साइंटिस्ट था, जो फिलोसफर था, वो चार्ल्स डार्विन था। हु डिफाइन द टर्म इवोल्यूशन, जिसने टर्म इवोल्यूशन को यानी उद्विकास को सबसे पहले परिभाषित किया। उसने परिभाषित किया कि एवोल्यूशन क्या होता है। तो एवोल्यूशन के बारे में उसने बताया डिसेंडेंट विथ मॉडिफिकेशन। याद रखिए बेटा कि अगर कोई अगली जनरेशन आती है, डिसेंडेंट, डिसेंडेंट मतलब कोई एंसेस्टर है, उसकी जो अगली जनरेशन आती है दैट इज नोन एज डिसेंडेंट। तो डिसेंडेंट विथ मॉडिफिकेशन यानी अगली पीढ़ी अगर मॉडिफाई होती है, अगर मॉडिफाइड होती है, उसे हम लोग एवोल्यूशन बोलते हैं। यानी एक जनरेशन से अगला जनरेशन, दूसरा जनरेशन जो आता है, उसके मॉडिफिकेशन को ही हम लोग एवोल्यूशन कहते हैं। डार्विन ने सबसे पहले बहुत छोटे टर्म में डिफाइन किया द वर्ड डिसेंडेंट। अब डिसेंडेंट क्या है? डिसेंडेंट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक। याद रखो बेटा, जो एंसेस्ट्रल स्टॉक होता है यानी जो पूर्वज होता है, जिससे सारे ऑर्गेनिज्म, जिससे वो स्पीसीज डेवलप हुई है, उसे हम लोग बोलते हैं पूर्वज या एंसेस्ट्रल स्टॉक। ठीक है। एंसेस्ट्रल स्टॉक से यहाँ बात किया है द वर्ड डिसेंडेंट, ये डिसेंडेंट को डिफाइन कर रहा है। रिफर टू द प्रोसेस ऑफ ओरिजिन, प्रोसेस ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज, यानी नई स्पीसीज के पैदा होने का प्रोसेस किससे पैदा हो रहा है? फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्टॉक, एंसेस्ट्रल स्टॉक से जो पैदा हो रहा है उसी को हम लोग डिसेंडेंट कहते हैं आगे। ठीक है बेटा। अगेन द वर्ड मॉडिफिकेशन। अब मॉडिफिकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? तो मॉडिफिकेशन के बारे में इसने बता रखा है कि मॉडिफिकेशन इंट्रोड्यूस्ड एन आइडिया ऑफ चेंज। मॉडिफिकेशन मतलब क्या होता है? तो चेंज होना, आइडिया ऑफ चेंज इन्होंने मॉडिफिकेशन। आगे लिखा हुआ है विच इज इनहेरेंट इन एवोल्यूशन। याद रखिए बेटा, जो चेंजेस हुए हैं वो इनहेरेंट होंगे बेटा। एवोल्यूशन के प्रोसेस में जो कुछ भी मॉडिफिकेशन हुआ है, जो कुछ भी मॉडिफिकेशन हुआ है वो इनहेरेंट होगा। इनहेरेंट का मतलब होगा आनुवंशिक हो जाएगा। देयरफॉर बोथ वर्ड जॉइंटली मीन्स अ स्पीसीज दैट इवॉल्व फ्रॉम इट्स एंसेस्टर थ्रू चेंज। याद रखिएगा, ये दोनों के दोनों शब्द, कौन से शब्द? यानी डिसेंडेंट और मॉडिफिकेशन, ये दोनों शब्द ज्वाइंटली, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि कोई भी जाति दैट इवॉल्व फ्रॉम इट्स एंसेस्ट्रल स्टॉक थ्रू चेंज, कोई भी जाति कैसे बनती है बेटा? वो इवॉल्व होती है। कैसे इवॉल्व होती है? अपने एंसेस्टर से इवॉल्व होती है। कि उसके इवॉल्व होने में क्या प्रोसेस होता है? तो चेंजेस होते हैं। अगर कोई चेंजेस हो रहा है एंसेस्ट्रल स्टॉक में तो नई स्पीसीज बन जाती है। दिस फिनोमेना इज नोन एज इवोल्यूशन। आगे बेटा, दिस प्रिंसिपल इज आल्सो एप्लीकेबल टू मैन। यानी ये जो प्रिंसिपल है, एवोल्यूशन वाला प्रिंसिपल, ये ह्यूमंस के ऊपर भी लागू होता है। ये जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो ह्यूमन के ऊपर भी, मनुष्य के ऊपर भी लागू होता है। मैन बीइंग द हाईएस्ट प्रोडक्ट, याद रखो बेटा, ह्यूमन क्या है? ये हाईएस्ट प्रोडक्ट है, सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है इन एवोल्यूशनरी सीक्वेंस, हैज डिसेंडेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन एंसेस्टर। याद रखो बेटा, नॉन ह्यूमन एंसेस्टर से, जो मनुष्य नहीं है, जो ह्यूमंस नहीं है, उन एंसेस्टर से एवोल्यूशनरी सीक्वेंस के थ्रू कौन इवॉल्व हुआ है, कौन सबसे बाद में प्रोडक्ट उत्पन्न हुआ है? वो है ह्यूमन। ह्यूमन के बारे में बात कर रही है। मैन क्या है? मैन बीइंग अ हाईएस्ट प्रोडक्ट, ह्यूमन को हाई प्रोडक्ट मान लिया है और बोला है सबसे हाईएस्ट प्रोडक्ट है। किस चीज़ का? तो इवोल्यूशनरी सीक्वेंस का बेटा। ये इवोल्यूशनरी सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? नॉन ह्यूमन एंसेस्टर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। और लास्ट में किसको बना दे रहा है? नॉन ह्यूमन एंसेस्टर मैन को बना दे रहा है, ह्यूमन को बना दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। सम सेम लिखा हुआ है, सम मोर प्रिमिटिव फॉर्म्स में बी स्टेटेड एज एंसेस्टर ऑफ एंसेस्टर। ठीक है। बहुत से प्रिमिटिव फॉर्म्स हैं जिन्हें हम लोग एंसेस्टर्स के एंसेस्टर बोल सकते हैं, पूर्वजों के पूर्वज बोल सकते हैं। इन दिस वे वी कैन रीच बैक टू यूनिसेलुलर फॉर्म। अगर हम लोग पूर्वजों का पूर्वज बोलें
और इसे सर्च करते जाएं, चेक करते जाएं, तो लास्ट में कहाँ पहुँच जाएंगे, तो हम लोग पीछे पहुँच जाएंगे यूनिसेलुलर फॉर्म में, यानी प्रोकैरियोट तक पहुँच जाएंगे। विच फॉर्मली स्टैंड एज फादर ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म, याद रखो, यानी हम पीछे एंसेस्टर्स के पास जाएं, यानी पूर्वजों के पूर्वज तक पहुंचने की कोशिश करें, तो लास्ट में कहाँ पहुंच जाएंगे, यूनिसेलुलर फॉर्म तक पहुंच जाएंगे। और यूनिसेलुलर फॉर्म को यहाँ क्या बोल दिया गया, यहाँ बोल दिया गया फादर ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म, यानी सारे ऑर्गेनिज्म जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं अर्थ पे, वो सब के सब किससे बने हुए हैं, यानी यूनिसेलुलर फॉर्म से ही बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टू प्रूव दिस फैक्ट, इस फैक्ट को अगर सत्य करना, सिद्ध करना हो, तो एविडेंस की जरूरत पड़ेगी बेटा, प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। बिना प्रमाण के, बिना एविडेंस के इसे कोई मानेगा नहीं, ठीक है। तो ये प्रमाण दिया जा रहा है आगे, एविडेंसेस आर रिक्वायर्ड टू प्रूव दिस फैक्ट, किस फैक्ट को, यानी कोई ऑर्गेनिज्म अपने एंसेस्टर से डेवलप हुआ है, इवॉल्व हुआ है, इसके लिए एविडेंस चाहिए। और इसके लिए प्रूव दिस फैक्ट, एविडेंस आर रिक्वायर्ड फॉर होल पाथ ऑफ बायोलॉजिकल प्रोग्रेस, ठीक है। यानी अगर आपको ये बताना है कि कोई ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है, तो आपको पूरा का पूरा पाथ बताना पड़ेगा, तरीका बताना पड़ेगा कैसे वो ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है द बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इज एग्जैक्टली सेम टू व्हाट मीन्स बाय ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, यानी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन बिल्कुल वैसे ही है जैसे ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही हुआ है। द ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज कंसर्न्ड विद टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, याद रखो बेटा, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है वो दो अलग अलग तरीके से हुआ है। किस तरीके से, तो एक को हम लोग बोलते हैं, एग्जांपल दिया हुआ है ऑन्टोजेनी, दूसरे को बोलते हैं बेटा फाइलोजेनी, ठीक है। अगर हम लोग ऑर्गेनिक एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, जैव विकास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है ऑन्टोजेनी एंड फाइलोजेनी। व्हाट इज ऑन्टोजेनी एंड व्हाट इज फाइलोजेनी, यहाँ हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ऑन्टोजेनी रेफर टू हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, याद रखो बेटा, किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, किसी एक ऑर्गेनिज्म यानी व्यक्तिवृत्त की बात कर रहा हूँ। ऑन्टोजेनी मतलब है व्यक्तिवृत्त, किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी मतलब डेवलपमेंटल हिस्ट्री की जब स्टडी हम लोग करते हैं, याद रखो बेटा, अगर किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंटल हिस्ट्री की स्टडी अगर करते हैं, तो दिस होल प्रोसेस नोन एज ऑन्टोजेनी। यहाँ लिखा हुआ साफ साफ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैन लाइक अदर ऑर्गेनिज्म बिगिन हिज लाइफ एज अ सिंगल सेल, ठीक है। अब ह्यूमंस की बात करो, ह्यूमंस हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके लाइफ की शुरुआत कहाँ से होती है, तो उसके लाइफ की शुरुआत जाइगोट से होती है, ठीक है। उसकी लाइफ की शुरुआत जाइगोट से होती है, और जाइगोट कैसा सेल है बेटा, सिंगल सेल है। यहाँ एग्जाम्पल दे रहा है कि मनुष्य की बात करो, ह्यूमंस की बात करो, एग्जाम्पल मैन लाइक अदर ऑर्गेनिज्म बिगिन हिज लाइफ एज सिंगल सेल, ठीक है। मनुष्य सहित दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है अपनी लाइफ की शुरुआत एक सेल से करते हैं। विथ अंडरवेंट अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, याद रखिएगा, एक सेल से स्टार्ट जरूर करते हैं, लेकिन प्रोसेस, प्रक्रिया जो है वो बहुत जटिल है, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, एंड फाइनली कल्मिनेटेड अ मल्टी सेलुलर एडल्ट। और अंततः क्या होता है, एक सेल से स्टार्ट करने वाला लाइफ जो होता है वो बहुकोश की एडल्ट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बहुकोशिकाओं वाले वयस्क शरीर में बदल जाता है। याद रखिए बेटा, व्हाट इज ऑन्टोजेनी, यहाँ लिखा हुआ है द ऑन्टोजेनिकल चेंज आर ग्रेट इंपॉर्टेंस टू द एम्ब्रियोलॉजिस्ट। याद रखिएगा, ऑन्टोलॉजिकल जो चेंजेस हैं वो एम्ब्रियोलॉजिस्ट जो हैं, यानी जो भ्रूण की स्टडी करने वाले साइंटिस्ट हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ऑन्टोलॉजिकल चेंज जो है वो भ्रूणी विज्ञान यानी एम्ब्रियोलॉजी की जो स्टडी करते हैं उनके लिए ज़्यादा महत्व रखता है। बट ए स्टूडेंट ऑफ evolution primarily deals with the second kind of development। याद रखिएगा, अगर हम evolution की स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स की बात करें या रिसर्चर्स की बात करें, तो वो दूसरे काइंड के डेवलपमेंट की बात करते हैं, विच हैज़ बीन रिफर्ड टू एज फाइलोजेनी, जिसे हम लोग फाइलोजेनी कहते हैं। याद रखो बेटा, जब इवोल्यूशन की बात करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो किस पे बिलीव करते हैं, तो वो फाइलोजेनी पे बिलीव करते हैं। और फाइलोजेनी क्या है, याद रखिए, हम लोग फाइलोजेनी को पढ़ने जा रहे हैं। द फाइलोजेनी ट्रीट्स विद द एवोल्यूशन ऑफ जेनेटिकली रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा, फाइलोजेनी उनके बारे में बताता है जो ऑर्गेनिज्म आनुवांशिक रूप से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इन कॉन्ट्रास्ट टू डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। अगर हम तुलना करें इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंटल हिस्ट्री की, तो उससे हट कर ही ये
उससे हटकर है क्या कि उन सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करता है। फाइलोजेनी उन सभी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करता है। जैसे फाइलोजेनी ट्रीट्स द एवोल्यूशन ऑफ जेनेटिकली रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो आनुवंशिक रूप से जुड़े हुए ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के बारे में डील करता है। हाउएवर द एविडेंसेस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कम फ्रॉम डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस। याद रखिएगा, जो इवोल्यूशन से रिलेटेड जो एविडेंसेस हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन से रिलेटेड, वो विज्ञान के अलग अलग शाखाओं से मिलते हैं। जैसे कि कौन कौन शाखा? कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी, कंपैरेटिव तुलनात्मक आकार की, एंड एनाटॉमी, कंपैरेटिव मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, ठीक है, एम्ब्रियोलॉजी, पैलेंटोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, ठीक है, इसके बाद दूसरा हम पैराग्राफ लेके आ रहे हैं, ध्यान देखिए इसे। देखो बेटा, यहाँ जो इवोल्यूशन है उसको 7 एविडेंस के थ्रू हम प्रूव कर सकते हैं, बता सकते हैं। देयर आर 7 एविडेंसेस सीटेड हियर, यहाँ लिखा हुआ है 7 एविडेंसेस हैं जिसके बारे में लोग स्टडी कर रहे हैं। पहला एविडेंस दिया हुआ है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। किसके बात कर रहा है? तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। आप प्लांट की या एनिमल के बाहरी शरीर का अगर स्टडी कर रहे हैं, बाहरी आकार का, शेप साइज का स्टडी कर रहे हैं, उसे हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। द स्ट्रक्चर, देखो यहाँ लिखा हुआ बेटा, द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ एविडेंस फॉर एवोल्यूशन। याद रखो, किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर आप स्टडी कर रहे हो, कैसे स्टडी कर रहे हो? उसके शरीर को बाहर से देख के उसकी स्टडी कर रहे हो, या उसके एनाटॉमी की स्टडी कर रहे हो, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे हो। तो ये दोनों की दोनों रचनाएं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की दोनों रचनाएं क्या करती हैं? तो सोर्स प्रोवाइड करती हैं, वो स्रोत प्रोवाइड करती हैं हम लोग को। किसका स्रोत प्रोवाइड करती हैं? तो एविडेंसेस का, प्रमाण प्रस्तुत करती हैं इवोल्यूशन का। याद रखिएगा, जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं तो हमको प्रमाण मिल जाता है कि उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। लिखा हुआ है, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। यानी मॉर्फोलॉजी किसे कहते हैं? यहाँ दिखाई दे रहा है कि मॉर्फोलॉजी क्या है? बायोलॉजी की एक ऐसा ब्रांच जो किसको डील कर रहा है? फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उस ऑर्गेनिज्म का फॉर्म कैसा है और बाहर से वो ऑर्गेनिज्म दिख कैसा रहा है। वो ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म प्लांट भी हो सकता है। यानी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी को हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे दिया हुआ है, यहाँ लिखा, बाई कंपेयरिंग ऑर्गन्स मसलचर या मसलेचर, हम कंपेयर कर सकते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऑर्गन्स का, उसके मसल्स का, उसके टिश्यूज़ का। इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मैन एंड सम अदर वर्टिब्रेट्स हैव डेवलपमेंट फ्रॉम सेम स्टॉक फॉलोइंग एवोल्यूशन। याद रखिएगा, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि जब हम अलग अलग, जैसे 2-3 ऑर्गेनिज्म ले लें, कोई भी ऑर्गेनिज्म ले लें, और उनके ऑर्गन्स का कंपैरिजन करें, मसल्स का कंपैरिजन करें, पेशियों का, ऊतकों का कंपैरिजन करें मनुष्य के साथ दूसरे वर्टिब्रेट्स का, तो हम क्या पाते हैं? हम ये पाते हैं, ये पता लग जाता है कि उनका डेवलपमेंट जो हुआ है सेम स्टॉक से हुआ है या अलग अलग स्टॉक से हुआ है। यानी उनके पूर्वज सेम थे या अलग थे, ये पता लग जाता है हम लोग को, ठीक है। इन जनरल सिमिलरिटीज बिटवीन मैन एंड हायर वर्टिब्रेट्स। याद रखो बेटा, सिमिलरिटी दिखाने की कोशिश कर रहा है किसके बीच? मनुष्य के बीच में और हायर वर्टिब्रेट्स के बारे में। वर्टिब्रेट्स आर सो क्लोज दैट द मेडिकल स्टूडेंट्स, अगर मेडिकल स्टूडेंट यानी जो डिसेक्शन करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म को इंटरनली एक्सटर्नली दोनों तरीके से ऑब्जर्व करते हैं, उनके बारे में देखा जाए, यहाँ लिखा हुआ है कि जनरल सिमिलरिटी बिटवीन मैन एंड हायर वर्टिब्रेट्स आर सो क्लोज दैट द मेडिकल स्टूडेंट्स स्पेशली बिगनर्स ऑफन लर्न द एलिमेंट्स ऑफ सर्जरी। जब मेडिकल स्टूडेंट जब बिगनर्स होते हैं, शुरुआत करते हैं, और वो सर्जरी की स्टडी कर रहे होते हैं बाय डिसेक्टिंग डॉग्स, कैट, मंकी एंड अदर वर्टिब्रेट्स। याद रखो बेटा, वो किसको डिसेक्ट कर रहे होते हैं? किसको काट के उनकी स्टडी करते हैं? तो कुत्तों का डिसेक्शन करते हैं, बिल्लियों का डिसेक्शन करते हैं, काटते हैं उनको, मंकीज़ को और दूसरे वर्टिब्रेट्स को, और उनका अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि बिकॉज बॉडी ऑफ दोज एनिमल्स कैन बी क्या लिखा है? प्रोक्योर्ड ईजली। याद रखिएगा,
इसके शरीर में हम लोग ऑर्गन्स को आसानी से देख सकते हैं। उनके ऑर्गन से क्या देख सकते हैं? तो मसल्स देख सकते हैं, टिश्यूज़ देख सकते हैं। मसल्स एंड टिश्यूज़ ऑफ मैन एंड एप्स आर यूजुअली सेम इन नंबर एज वेल एज इन फंक्शन। याद रखो बेटा, अगर हम मसल्स और टिश्यू की बात करें ह्यूमंस और एप्स की, एप्स क्या, चिंपैंजी वगैरह जो होते हैं उनके बारे में बात कर रहा है, उनके अगर हम लोग मसल्स और टिश्यूज़ की बात करें तो मसल्स और टिश्यूज़ मैन और एप्स की जब स्टडी करेंगे हम तो यूजुअली सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। किस चीज़ में? नंबर में एज वेल एज फंक्शन में, मतलब संख्या भी मसल्स की उतनी ही होती है और काम भी लगभग वैसा ही करते हैं। ऑल्दो द फॉर्म आर स्लाइटली डिफरेंट, याद रखो थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर दोनों का जो होता है वो अलग होता है। अब यहाँ बात कर रहा है मॉर्फोलॉजिकल पिक्यूलरिटीज़। देखो, जो आकार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो विशेषता है ऑफ मैन आर मेनली काउंटेड विद द इरेक्ट पॉस्चर। याद रखो, जो मनुष्य है वो सीधा खड़ा होता है। अगर हम मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मनुष्य सीधा अपने दो टांगों पर खड़ा होता है। हो गया। स्टेबिलिटी एंड सॉलिडिटी ऑफ द हाइंड लिम्स, हम लोग का जो पिछला पैर है वो सॉलिड है और स्टेबल है। हो गया। ग्रेटर परहेंसिबिलिटी, ठीक है, ज़्यादा समझदार है। ऑफ फोर लिम्स, हम लोग का जो अगला हाथ है वो ज़्यादा समझदार है। आर्म जो है वो प्रिहेंसाइल है, प्रिहेंसाइल मतलब समझदार है। हम अपने हाथ से बहुत कुछ कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, लिख लेते हैं, दूसरे कामों कर लेते हैं, इशारा कर लेते हैं, ठीक है। प्रिहेंसाइल फोर लिम एंड इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन, हम लोग का ब्रेन जो है ज़्यादा सक्षम है और बड़ा भी है इन कंपेयर टू दोज ऑर्गेनिज्म। रिडक्शन ऑफ द फेस एंड जा, हम लोग का जो जबड़ा और चेहरा है वो रिड्यूस हुआ है इन कंपेयर टू अदर वर्टिब्रेट्स। एंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंटेशन, हम लोग का जो दांत का विन्यास है वो भी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, वर्टिब्रेट से थोड़ा सा अलग है। आगे लिखा हुआ है इन स्पाइट ऑफ दीज ऑल फैक्ट्स नो जूलॉजिस्ट, हो गया, विल हेजिटेट टू क्लासीफाई देम इन अ ग्रुप ऑफ प्राइमेट्स अलॉन्ग विद द एप्स एंड मंकी। इन सब अंतर के बाद भी ऊपर जो दिया हुआ है कि हम लोग का हाथ जो प्रिहेंसाइल है, फोर लिम ज़्यादा, हाइंड लिम ज़्यादा स्टेबल है, ब्रेन बड़ा है, चेहरा छोटा हो गया है, जबड़े कम हो गए हैं, ये डेंटेशन अलग हो गया है, इसके बावजूद भी मनुष्य को, ह्यूमन को, जो जूलॉजिस्ट हैं वो कहाँ रखते हैं? तो प्राइमेट्स की ग्रुप प्राइमेट्स में ही रखते हैं, एप्स और मंकी के साथ। सो फॉर एज द मॉर्फोलॉजी इज कंसर्न, यानी मॉर्फोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बंदरों को और मनुष्यों को और एप्स को एक ही ग्रुप में रखा जाता है। उस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं बेटा प्राइमेट्स, उस ग्रुप को हम लोग प्राइमेट्स बोलते हैं। ये पहला एविडेंस है, यानी प्राइमेट्स और एप्स से हम ज़्यादा डेवलप्ड हैं और हम लोग का जो डेवलपमेंट हुआ है, ह्यूमंस का जो डेवलपमेंट हुआ है वो उसी स्टॉक से हुआ है, उसी एंसेस्टर से हुआ है जिससे एप्स और मंकी का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। अगले वीडियो में हम इसके आगे का जो हेडिंग्स होगा उसको हम डालेंगे, अगले एविडेंसेस को डालेंगे, ध्यान से उसको देखिएगा, इसके बाद उसको देख लीजिएगा आप लोग।